हाय मित्रों, द स्टडी आइस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी हम करंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर देखिए। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन से कर जीएसटी के तहत सम्मिलित नहीं है। दोस्तों, आपको बताना है कौन से सम्मिलित नहीं है। जो जीएसटी में सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है, और जो सम्मिलित हैं वो आपको नहीं बताने हैं। इसमें सही कूट ही पूछा, आपको ध्यान रखना चाहिए कि सही कूट कौन सा है। पहला कह रहा है डंपिंग रोधी शुल्क, आपको बताना कि जो एंटी डंपिंग शुल्क है वो इसमें जीएसटी में शामिल है या नहीं है। दूसरा कह रहा है व्यवसायिक कर, तीसरा कह रहा है सेवा कर, और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है मनोरंजन कर, और फिफ्थ ऑप्शन कह रहा है स्थानीय निकाय द्वारा लगाया गया संपत्ति कर। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो मित्रों, इसमें एलिमिनेशन मेथड से आप देखोगे तो आप आसानी से उत्तर निकाल पाओगे, क्योंकि आप सभी को पता है जो स्थानीय निकायों के द्वारा लगाया जाने वाला संपत्ति कर है वो तो जीएसटी में शामिल हो ही नहीं सकता। इस दृष्टि से अगर आपको ये देखना है तो पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया एलिमिनेशन मेथड से, और दूसरा ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, क्योंकि 5 नंबर नहीं में ऑप्शन में आ रहा, जीएसटी में नहीं है उसमें शामिल होगा, वो हमारा आंसर होना चाहिए। 5 किस में आ रहा, सिर्फ सी और ऑप्शन डी में आ रहा है। इस दृष्टि से हमारा ए कैंसिल हो गया और हमारा ऑप्शन बी कैंसिल हो गया। या तो आपका सी हो सकता है या डी हो सकता है। तो आपको इस दृष्टि से देखें तो हमारा पहला तो दोनों में आ रहा है, दूसरा भी दोनों में आ रहा है, तो पहला भी सही होगा, जीएसटी में शामिल नहीं है। एंटी डंपिंग शुल्क है वो जीएसटी में शामिल नहीं है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो व्यावसायिक कर है वो भी जीएसटी में शामिल नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आपको मैं ऑप्शन 3 और 4 के बारे में बता देता हूँ मित्रों। ये जो सेवा कर है, सर्विस टैक्स, ये जीएसटी में शामिल कर दिया गया है, और जो मनोरंजन कर है ये भी जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। इस दृष्टि से ये 3 ऑप्शन और 4 ऑप्शन इसके सही नहीं होंगे, और हमारा एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन और 5 नंबर ऑप्शन इसका लेंदी हो जाएगा। और जो जीएसटी में नहीं शामिल है, मैं बता देता हूँ। जीएसटी के शामिल नहीं किए गए करों की जो है उसमें एक सामान्य सीमा शुल्क, जो विशेष सीमा शुल्क है वो आपको पता होना चाहिए, वो जीएसटी में शामिल है। लेकिन जो जनरल सीमा शुल्क है वो इसमें शामिल नहीं है। दूसरा कह रहा है पेट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो मित्रों, जो पेट्रोलियम उत्पाद है, ऐसे तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है वो दूसरी वस्तुओं पर तो जीएसटी में शामिल कर दिया, लेकिन जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उस पर जीएसटी में केंद्रीय उत्पाद कर होता है वो शामिल नहीं किया। ये आपको ध्यान सब दे रखा इसमें। पहला कह रहा है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दूसरा कह रहा है अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, और तीसरा ये सेवा कर। इस दृष्टि से हमारा वो 3 नंबर ऑप्शन सही हो गया। इसके अलावा अतिरिक्त सीमा शुल्क, जो एक्स्ट्रा सीमा शुल्क है वो एक जनरल सीमा शुल्क है, वो नहीं आता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और जो सीमा शुल्क का विशेष अतिरिक्त शुल्क है ये भी इसके तहत शामिल आता है। ये केंद्र के द्वारा कर लगाए जाते थे जो जीएसटी में शामिल किए, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और राज्य मूल्य वर्धित कर, ये भी जीएसटी में सम्मिलित कर लिया है। मनोरंजन कर राज्यों के द्वारा लगाया जाता था, ये भी शामिल कर दिया है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा हमारा कह रहा है जब कोयले को जलाया जाता है तो ये अनेक वायुवाहित विषाक्त पदार्थ और प्रदूषकों का उत्सर्जन करता है, और उपरोक्त में से आपको सही कूट बताना है। जब हम कोयले को जलाते हैं तो उसमें से कौन से पदार्थ वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं, ये आपको बताना है। तो पहला कह रहा पारा, दूसरा कह रहा सीसा, तीसरा कह रहा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, और भारी धातु। तो मित्रों, आप सभी को जनरली तौर पे ये तो सबको पता होता है कि सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो तो 100% इसमें
पाया जाता है। आप कहीं भी पढ़ोगे तो ये तो आपको हर जगह लिखा हुआ मिलेगा। तो हमारा 3 और 4 तो सब में है, 3 और 4 तो सब में आ रहा है, इसमें निकाल नहीं सकते। तो पहले पारा के बारे में बता देता हूँ मित्रों। पारा भी इसमें है, शीशा भी इसमें उत्सर्जित होता है, और भारी धातु ही कुछ ना कुछ उत्सर्जित होती है। आपको ध्यान रखना चाहिए, ये चीज़ें आपको कोई बुक में नहीं मिलेगी। आपको कॉमन सेंस होना चाहिए ये कि कोयले का उत्सर्जन होता है, उसमें धातु भी हो सकता है, तो वो उत्सर्जन तो हो गई। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर डी होगा, ऑप्शन 1 2 3 4 5 5 तो सही है इसका। सभी विषाक्त रूप से वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं कोयले को जलाने के लिए। कुछ तो अपशिष्ट के रूप में हो जाते हैं, उस गैस के रूप में हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से इसका आंसर डी हो गया। इसमें आपको देखो दे रखा है, जब कोयले को जलाया जाता है तो कई विषाक्त और प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें देखो CO2 प्रमुख है, ये मुख्य है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। साथ में ये कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड भी कह रहा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कह रहा है, पर्टिकुलेट मैटर भी कह रहा है, PM 2.5 to 10 ये दोनों इसमें उत्सर्जित होते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। और पारा भी होता है, शीशा भी होता है, और कुछ अन्य भारी धातुएं भी इसमें शामिल है, ये भी होने चाहिए, जो हमारे हेल्थ को, एनवायरनमेंट को नेगेटिव रूप से प्रभावित करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से इसका सही आंसर डी हो गया मित्रों। एक आप कॉमन सेंस बता देता हूँ, 100% तो नहीं होता है, बट कुछ कुछ आंसर ऐसे होते हैं ना जो प्रदूषक वाले और साइंस वाले, उसमें ऑल ऑफ दी ऑप्शन बहुत चांस रहता है। आप हमेशा लगाओ, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है एक्टिविटी, उसमें कुछ ना कुछ उत्सर्जन होता रहता है। आपको एक कॉमन सेंस से लगाना चाहिए। हमने भी पहली बार किया, मेरे को भी सब याद नहीं थे, लेकिन पहली बार जब मैंने अटेंड किया तो मैंने ऑल ऑफ दी लगाए थे, तो इस दृष्टि से मेरा आंसर सही हो गया था। तो ऐसे ही आंसर निकालना पड़ता है, हर चीज़ किसी को याद नहीं होती है दोस्तों। और इसी के साथ अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित कर सकता है। आपको बताना है जो गृह मंत्रालय एक व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करता है वो किस एक्ट के तहत करता है, यह आपको बताना चाहिए। पहला कह रहा है आतंकवाद निरोधक अधिनियम 2002, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। सी ऑप्शन कह रहा है गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन अधिनियम 2019। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको सही कथन बताना है किसके तहत एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाता है। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ मित्रों। ये जो अपना गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन एक्ट है 19 वाला, इसके तहत एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा सही ऑप्शन इसका सी हो गया। और इसके बारे में आपको ये भी बता देता हूँ, पहले सिर्फ किसी संस्था को आतंकवादी संस्था के रूप में घोषित किया जाता था, लेकिन हाल ही में एक संशोधन करके ये प्रावधान किया गया कि आप एक व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित कर सकते हो। क्योंकि लोग ऐसे करते थे, एक संस्था को आतंकवादी घोषित किया तो गैर गतिविधियों के लिए वो दूसरी संस्था की स्थापना कर लेते थे और वो एक इस कानून से बच जाते थे। इस दृष्टि से एक व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने से जो भी संस्था एस्टैब्लिश करेगा या भाग लेगा जिस भी संस्था में, वो आतंकवादी संस्था घोषित होगी और वो व्यक्ति भी आतंकवादी घोषित हो सकता है। इस दृष्टि से इसका सही आंसर सी हो गया। और इसके बारे में दे रखा है, इसमें कब संशोधन किए गए, इसको कब स्थापित किया गया, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। 1967 में इसको अधिनियमित किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसमें जो जो संशोधन किए गए थे 2004 में किया गया, 2008 में किया गया और 2013 में किया गया था। और इसके बाद में 2019 अगस्त में इसको किया गया, ये भी आपको ध्यान रखने। जो व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के उद्देश्य से इसमें संशोधन किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां हो तो रक्षा मंत्रालय की तरफ आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों, ये गृह मंत्रालय के तहत आता है। इस दृष्टि से इसका सही आंसर सी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, ये कह रहा है कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक। जो कृषि विपणन और किसान हितैषी सुधार सूचकांक है, इसके बारे में आपको सही कथन बताना है। आपको सही कथन नहीं पूछा है। पहला कह रहा है जो ये सूचकांक है भारतीय राज्यों का मूल्यांकन इस आधार पर करता है कि उनमें से प्रत्येक ने वांछित कृषि सुधारों को किस हद तक लागू किया। तो मित्रों आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। क्या ये प्रदर्शित करता है क्या कि जो वांछित कृषि सुधार है
उसको किस हद तक लागू किया या नहीं किया, इसके बारे में ये जानकारी देता है या नहीं देता है। दूसरा कह रहा है उच्च कृषि विपणन और किसान हितैषी सूचकांक रैंक से तात्पर्य है कि राज्य वांछित सुधारों को लागू कर रहा है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है, कि उस इसमें रैंकिंग आती है तो उसका क्या असर होता है, सुधार करना असर होता है या सुधार नहीं कर रहा है ये असर होता है, आपको बताना है। जो तीसरा ऑप्शन कह रहा है कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की एक पहल है, आपको बताना ये किसके द्वारा जारी किया गया है। तो आपको मित्रों बता देता हूँ, जो सूचकांक है किसान के हितैषी और विपणन के उद्देश्य से जो ये सूचकांक निकाला गया है, ये नीति आयोग के द्वारा निकाला गया, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन रॉन्ग हो जाता है। अब हम एलिमिनेशन मेथड से देखते, अगर तीसरा निकाल देते तो हमारा ए कैंसिल हो जाता, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाता। अब हमारा या तो ए होगा या ऑप्शन बी होगा। इसमें एक ऑप्शन तो दोनों में आ रहा, इस दृष्टि से हमारा पहला तो सही हो गया। और जो दूसरा कह रहा है मित्रों, इसके बारे में बता देता हूँ, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसमें उस सूचकांक का असर यही होता है कि उसमें सुधार लागू नहीं किया सही ढंग से, लेकिन जो निम्न सूचकांक आएगा, निम्न स्तर आएगा, उसमें ये शो होता है कि उसने सुधार अच्छे ढंग से लागू किए, वो सुधार तीव्र गति से कर रहे हैं। इस दृष्टि से हमारा ये गलत हो गया आंसर 2 नंबर, और इसका सही आंसर केवल और केवल एक होगा, ऑप्शन ए। अब इसके बारे में जान लीजिए। ये देखो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। जो हितैषी सूचकांक है और राज्यों का मूल्यांकन करता है इस आधार पर कि उसने कृषि वांछित सुधार है वो किस हद तक लागू किए। और ये आगे कह रहा जो निम्न रैंक वाले होते हैं उससे आश्चर्य होता है कि राज्य ने सुधार को शुरू किया है, ये आपको देखो बता रहा है। इसमें उल्टा सिस्टम है, आप कंफ्यूज हो सकते हो कि राज्य ने वांछित सुधार लागू किए, इसका आश्चर्य ये होता है उसका निम्न स्कोर है, और जिन राज्यों का अधिक स्कोर है उन्होंने सुधार को लागू सही ढंग से नहीं किया, ये दर्शाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से इसका आंसर ऑप्शन केवल एक होगा, ऑप्शन ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है 5 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। आपको सही कथन बताना है। पहला कह रहा है शॉर्ट सर्किट एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, आपको बताना ये कथन सत्य है या जो करंट को सर्किट का अनुसरण करने के बजाय अनपेक्षित पथ के साथ यात्रा करने की अनुमति देता है। आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। शॉर्ट सर्किट के समय सर्किट में करंट काफ़ी कम हो जाता है, आपको बताना इसमें करंट कम होता है या अधिक होता है। तो मित्रों आप नाम से ही आपको वाकिफ होंगे कि शॉर्ट सर्किट होता है उसमें धारा अत्यधिक प्रभावित होती है, और धारा एक सही विक्षेप में या सही दिशा में सही पथ पर यात्रा नहीं करती, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। जो सर्किट का अनुसरण नहीं करती, धारा का जो सर्किट बना हुआ है उससे विपरीत वो गमन करती है, उस टाइम शॉर्ट सर्किट होता है। उसमें करंट काफ़ी फ्लो होता है, अपनी जो सामान्य क्षमता है उससे भी ज़्यादा फ्लो हो जाता है, तो उसमें विस्फोट होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन तो गलत ही हो गया, तो इसका ऑप्शन ये कैंसिल हो गया और ऑप्शन सी भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा ऑप्शन 1 के बारे में, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, ये आपको ध्यान करना चाहिए। ये जो अपना परमानेंट जो परिपथ है उसका आचरण नहीं कर के बजाय अनपेक्षित पथ का अनुसरण करता है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया और दूसरा कथन असत्य हो गया, तो सही आंसर इसका ए हो गया। और इसके बारे में आप जान लीजिए। एक विद्युत सर्किट के बारे में कह रहा है जो असामान्य स्थिति में ये घटना घटित होती है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जहाँ विद्युत प्रवाह सर्किट का अनुसरण करने के बजाय अनपेक्षित, मतलब वो अपना सर्किट जो रेगुलरी जो मार्ग होता है उससे कुछ विपरीत जाके और छोटे मार्ग से बहता है, जो एक परिपथ होता है उस परिपथ का वो पालन नहीं करता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। इसमें अत्यधिक धारा प्रभावित होती है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो गया 5 नंबर क्वेश्चन का। और इसी के साथ दोस्तों हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।